नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कशन है हम यहाँ पे करते हैं। ये पूरी आपकी एनसीईआरटी की समरी है जिसमें चैप्टर वाइज डेटा आपको मिलेगा। यहाँ पे पाषाण काल के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी, फिर सिंधु सभ्यता और उसके बाद फिर ये वैदिक काल, ऐसे जितने भी टॉपिक हैं एनसीएंट हिस्ट्री के, तो सबकी एक हमने समरी बनाई है जो कि इस हिसाब से महत्वपूर्ण है कि जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं उनको भी शामिल किया गया है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी विशेष रूप से यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, रिवीजन के लिए ये पूरी पीडीएफ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जब भी आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करना है तो ये 40-45 पेज की पीडीएफ है। आप इसको 1 घंटे 1.5 घंटे में आसानी से पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा डेटा, और बिल्कुल एकदम आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो फैक्ट हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए परीक्षाओं में वो, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आ सकती हैं परीक्षाओं में, वो सारी हमने ली है यहाँ पे। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए, पाषाण काल के बारे में आप पूरी डिटेल आपने खैर पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, तो अगर आप थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर लें तो चीज़ें ऑटोमेटिक एक माइंड मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक मैप की तरह आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। मैं चीज़ों को वन बाय वन आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन इसकी पीडीएफ बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो चीज़ें आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए, अगर आप प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत की बात करेंगे, अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं, तो शुरू से लेके चलते हैं। 2 मिनट टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं आपका लगेगा। तो यहाँ पे अगर भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं, तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और याद रखने की भी कोशिश करिए। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी, तो बार बार उनको आप रिकॉल करके याद कर सकते हैं। तो अध्ययन के स्रोत में सबसे पहला जो स्रोत आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत हो गया, और दूसरा क्या आएगा, वो आएगा साहित्यिक स्रोत। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमें जो चीज़ें जानने को मिलती हैं वो इन्हीं 2 सोर्स से मिलती हैं। एक तो पुरातात्विक सोर्स है और दूसरा जो कल्चरल या साहित्यिक स्रोत है, वो सारी चीज़ें। अब पुरातात्विक स्रोत में आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझना चाहें चीज़ों की क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले तो कॉइन्स आ जाते हैं, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, स्मारक या भवन आ जाएंगे, मूर्तियाँ आ जाएंगी, चित्रकला आ जाएगा और मोहरे आ जाएंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। अगर आप साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत को अगेन 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहला तो एक हो जाएगा जो भारतीय साहित्य होगा, वहाँ से हमें जानकारी मिली अपने प्राचीन इतिहास के बारे में, और दूसरा जो जानकारी हमें मिली वो कहाँ से मिली, वो जो विदेशी साहित्य है या विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, उनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में सारी डिटेल मिली। तो वो सारी 2 साहित्य हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत तो आप समझ गए कि 5-6 चीज़ें हो गई, सिक्के, अभिलेख, स्मारक है, मूर्तियाँ, चित्रकला, मोहरे। साहित्यिक स्रोत में अगेन इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। भारतीय साहित्य के बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीज़ों को आसानी से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितनी चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हैं, उनका सही से एक्सप्लेनेशन अपने माइंड में कर सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय साहित्य को अगेन हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो आ जाएगा, आप एक पार्ट कर लीजिए धार्मिक साहित्य का हो गया, उसके बाद फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य हो गया। अभी कौन कौन चीज़ें इसके अंदर आ रही वो भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा अगर आप लें तो संगम साहित्य। तो भारतीय साहित्य में 3 हो गया, धार्मिक हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया और संगम साहित्य हो गया। ठीक है, अब धार्मिक साहित्य को अगेन हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से, तो यहाँ पे धार्मिक पार्ट को या धार्मिक साहित्य को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो आएगा वो ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, और दूसरा इसमें जो आएगा वो आएगा बौद्ध साहित्य, और तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, वो जैन साहित्य। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें हमें अधिकतर इसमें ये जानने को मिला कि हमारी जो प्राचीन भारत का इतिहास था वो कल्चरल था, कैसा था, वो सारी चीज़ें। अब ब्राह्मण साहित्य में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप वैदिक, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे वैदिक एरा, तो वैदिक एरा में सारी चीज़ें आपको जो ब्राह्मण साहित्य की हैं वो मिलेंगी। उसमें आपको सबसे पहले वेद मिल जाएंगे। अब वेद में क्या क्या मिलेगा, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद फिर इसी ब्राह्मण साहित्य में आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिल जाएंगे, जिसमें कि कौशिकी है, गोपथ है, ऐतरेय है। उसके बाद फिर उसी में आपको आर्यक मिल जाएंगे, तैत्तरीय है, मैत्राणी है, ऐतरेय है। उसके बाद फिर इसी धार्मिक साहित्य में आपको उपनिषद मिल जाएंगे, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। उसके बाद फिर वेदांग आपको मिलेंगे। वेदांग 6 होते हैं, याद रख लीजिएगा बिल्कुल, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
उसके बाद फिर इसी में उपवेद मिलेंगे। ये सब किसके पार्ट में बता रहा हूँ, ये ब्राह्मण साहित्य के पार्ट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद महाकाव्य मिलेगा आपको, पुराण मिलेगा, और फिर स्मृतियाँ मिलेंगी। मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, 7 टाइप की स्मृति होती है, बृहस्पति स्मृति, ये सब सारी चीज़ें अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। और ऐसे ही आप अगर बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो फिर वही सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 2-3 हो गए। और एक आएगा मिलिंदपन हो, बुद्धचरित को ले लीजिए, और फिर दिव्यावधान, ठीक है, ये बौद्ध साहित्य हो गए। जैन साहित्य की आप बात करेंगे तो फिर भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र है जिससे हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है, कल्प सूत्र, उसके बाद परिशिष्ट पर्वन। तो ये सब जो हैं कौन से हैं, ये धार्मिक साहित्य। अगर आप धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो आपको आएगा वो क्या आएगा, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ जाएगा। फिर रजत रंगनी आ जाएगी, किसकी, कलन की। और उसके बाद फिर तीसरा आप अष्टाध्यायी को ले लीजिए, पणिनि की, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, ये सब। उसके बाद फिर बाण भट्ट का क्या, हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो ये सारे हो गए धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अगर आप संगम साहित्य की बात करेंगे तो फिर तिरुक्कुरल है, शिल्पाधिकारम है, मणिमेखले है, जीवक चिंतामणि है, ये सारे सब कहाँ के हैं, ये संगम साहित्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो भारतीय साहित्य को जानने के लिए धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य का ये पूरा डिटेल एक क्लासिफिकेशन था। अब आगे चल के आप इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करके चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे, जो कि था विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिली, तो वो कहाँ कहाँ से मिली। तो सबसे पहले जो यूनानी राइटर्स थे या रोम के जो लेखक थे उनसे, चीन के लेखक वो, और उसके बाद फिर अन्य विदेशी लेखक, ये सारे हो गए। अब यूनानी लेखकों की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको नाम आपके सामने आएगा, मेगस्थनीज का है, टालेमी है, हेरोडोटस है, निरियाकस है, ये सारे यूनानी या रोम के लेखक थे। चीनी लेखक की बात करेंगे तो फिर फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, और अन्य जो विदेशी लेखकों हैं इसमें बात करेंगे तो फिर वही अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो, और मोरक्को का एक और था, उसका नाम है इब्न बतूता, ठीक है, रेहला जिसकी ये पुस्तक है। तो ये सारा पूरा एक डिटेल था कि भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या क्या रहे हैं। वो हमने आपको शुरू से समझाया कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, पूरा सबका डिवीजन। इसका एक मैप बना के मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा, जिससे चीज़ों को आपको आसानी से रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल हो गया। अब हम आते हैं पाषाण काल पे कि महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं जो कि हमें पढ़नी ही पढ़नी है। चलिए, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो फैक्ट दिया गया है कि स्टोन एज इतिहास का वह काल है जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है, कांस्य युग तक जाती है, ठीक है। अब इसके चरण की आप बात करेंगे तो पुरापाषाण काल, देखिए डेट के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा हुआ है तो उसके बारे में ज़्यादा फोकस मत करिएगा डेट का। पुरापाषाण काल है, फिर आया मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल, उसके बाद फिर नवपाषाण काल आया, उसके बाद फिर उत्तर पाषाण काल आया, ठीक है। तो ये पाषाण युग को इन 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। इसका दूसरा फैक्ट है, जो मेगालिथिक पीरियड है यानी जो महापाषाण काल है, वो दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। महापाषाण काल का निर्धारण है वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि महापाषाण काल में जो शिलाएं हैं वो क्या होती हैं, तो वो समाधियों से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो तीसरा फैक्ट दिया गया है कि लगभग 12000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है, महापाषाण काल, मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे। इनको क्या कहा जाता था, इनको माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इनमें क्या क्या मिलते हैं, तो वो औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मूठे लगे हुए हंसिए, आरी जैसे औजार इसमें मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस समय मनुष्य आखेटक और पशुपालक बन गया था, ठीक है। मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम 1867 में CN कार्लाइल द्वारा सिंघल यानी श्रीलंका क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ हुई, ठीक है। तो ये पूरा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसमें सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। इसमें नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। तो आरंभिक मध्य के अत्यंत नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पिथोकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, सीधा चलने वाला कपी मानव, ठीक है। तो कई बार प्रश्न होमो इरेक्टस से या फिर पिथोकैंथ्रोपस से पूछे गए हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट इसका फैक्ट है भीमबेटका, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार मतलब लगभग हर एग्जाम में भीमबेटका से प्रश्न पूछे जाते हैं, और भीमबेटका से मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए। अब तो ये भी पूछा जाता है कि किस जिले में है, ठीक है।
तो भीमबेटका की गुफाएं प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय हैं। ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम रायसेन जिले यानी अब्दुल्लागंज में स्थित है। इसकी खोज हुई 1957 to 58 में। किसने की? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकवट। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल और सफ़ेद रंगों के वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी तथा 150 मीटर ऊंची भीमबेटका की 754 गुफाओं में लगभग 500 चित्र अंकित हैं और जुलाई 2003 में इसे क्या किया गया? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ये प्रश्न सारे लगभग इसमें जो हैं ये पिछले उसमें पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं। बुर्जाहोम कई बार पूछा गया है। आप पीसीएस का या आरओ का या यूपी ट्रिपल एससी का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे मिलेगा वो। तो बुर्जाहोम क्या है? एक नौपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व स्थित है। इस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को क्या कहते हैं? तो प्लेस ऑफ विजिट कहा जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा 1935 में इसकी खोज की गई। गर्तावास यानी गड्ढों वाले छप्पर इस स्थल की प्रमुख विशेषता है। यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। तो ये बुर्जहोम के बारे में सारी डिटेल है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट फैक्ट, नौदा टोली कई बार पूछा गया है, कहाँ पे है? तो नौदा टोली इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित है। मालवा संस्कृति से संबंधित 1700 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व ताम्र पाषाणिक स्थल है। ये पूछा गया है कि नौदा टोली क्या है? तो एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के शोधकर्ता HD संकलिया द्वारा किया गया। यहाँ से मुख्य फसलें कौन कौन सी? तो गेहूं, अलसी, मसूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। तो ये नौदा टोली के बारे में डिटेल है। देखिए आप जो प्रश्न आ रहे हैं वो अधिकतर ऐसे पूछे जा रहे हैं कि मतलब सिंपली फैक्ट वाइज डेटा बहुत कम पूछे जाते हैं, उनको स्टेटमेंट के थ्रू बना के पूछा जाता है। तो एक ही प्रश्न में आपके 4-5 फैक्ट होते हैं और आप चारों पांचों फैक्ट को सही करेंगे तब जाके आपका एक प्रश्न सही होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट फैक्ट है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ये उत्तर से दक्षिण आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कहाँ पे? ताम्रपाषाण में महाराष्ट्र के लोग। इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। अहमदनगर के जोरवे एवं दायमाबाद, पुणे जिले के सोनगांव, इनाम गांव, चंदोली आदि से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी क्षेत्र जोरवे संस्कृति का टाइम पीरियड कितना है? तो 1400 से लेकर 700 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप जोरवे संस्कृति के बारे में पूरी डिटेल रखिएगा कि ये जो जोरवे संस्कृति है इसका टाइम पीरियड कब रहा है और ये कहाँ कहाँ पे मिली है हमें। इसमें फिर नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण युग या तांबा युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। इसे चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता था। ये जो चाल्कोलिथिक युग है ये एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। इस काल की प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति इत्यादि है। ठीक है, तो पूछा गया था कि चाल्कोलिथिक युग क्या है, तो वही ताम्रपाषाणिक युग है वो। नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी OCP 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का नामकरण हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से हुआ। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया। यहाँ से काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों का अस्तित्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो OCP का जो एक डिटेल मिला वो काले और लाल मृदभांड का प्रयोग हुआ कहाँ कहाँ पे? हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बोलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तांबा गलाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? ये मेहरगढ़ से मिलता है और मेहरगढ़ है कहाँ पे? वो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के पास। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि पाषाण काल से रिलेटेड थे और लास्ट ईयर इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी सारे हमने यहाँ पे आपको बताया कि हाँ ये प्रश्न इस तरह से आए हैं। तो इसका आप रिवीजन अगर पाषाण काल का एक बार कर लेंगे तो लगभग जो प्रश्न आएंगे आपके वो सिंपली आपके यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर दूसरा इसमें जो टॉपिक हम देखते हैं सैंधव सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता के बारे में सारी डिटेल देखते हैं कि सैंधव सभ्यता क्या है और सारी चीज़ें कि लास्ट ईयर उनसे प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट दिया गया है कि सिंधु सभ्यता टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
कौन सी लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है? जो भाव चित्रात्मक लिपि है किसकी? सेंधो सभ्यता की, उसको अभी तक रीड नहीं किया जा सका है कि उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं। इसमें दूसरा जो फैक्ट है हमारा, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो वो दयाराम साहनी जी ने किया 1921 में। और लोथल का उत्खनन किसने किया? SR राव ने किया 1955 में। सुरकोटदा का उत्खनन किसने किया? JP जोशी ने किया 1954 में। जबकि धौलावीरा का उत्खनन किसने कराया? तो जगपत जोशी और RS बिष्ट ने 1967 में कराया था। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। इसमें फिर दूसरा नेक्स्ट है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी में स्थित हड़प्पा सेंधो सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल रावी नदी के तट पर है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। ठीक है, किसको? हड़प्पा के बारे में स्टुअर्ट पिगट ने ये सारी डिटेल बोली है। अपने दूसरे फैक्ट की तरफ आते हैं तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। व्हीलर के अनुसार इस इमारत है वो 45.71 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ी है। यह राजकीय भंडारागार है। यह हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? तो विशाल स्नानागार मिले हैं, महाविद्यालय के भवन मिले हैं, पुजारी योगी की मूर्तियाँ इत्यादि मिली हैं। ये सारी मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो के बारे में ये सारी फैक्ट जो हैं आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट फैक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, लोथल के बारे में डिटेल आप देख लीजिए। 1954-55 में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा मिला है, यानी बंदरगाह जिसको डॉकयार्ड कहते हैं, और तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। तो लोथल के बारे में आपने सारी डिटेल देखी। महत्वपूर्ण चीज़ें जो परीक्षाओं में पूछी गई वो इस PDF में शामिल की गई हैं। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की क्या थी? प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल यानी ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकासी प्रणाली जो मोहनजोदड़ो में है इसकी प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को कहा गया प्रथम नगरीकरण। अब इसके बाद फिर आएगा द्वितीय नगरीकरण। कब? जब जो लोहा है उसका उद्भव होगा तो फिर द्वितीय नगरीकरण होगा। ठीक है, अभी जैसे ये प्रथम नगरीकरण, इसके बाद फिर वैदिक आएगा तो वो फिर एक ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। तो चीज़ें ऐसे धीरे धीरे बदलती रहेगी। इसमें नेक्स्ट है, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के काठियावाड़ जिले में सुखभादर यानी मादर नदी के समीप स्थित है। इसकी खुदाई वर्ष 1953 से 54 में रंगनाथ राव द्वारा कराई गई। रंगपुर में एक पहाड़ी एवं असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है तथा पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है कि धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ मिला? तो वो रंगपुर मिला है। रंगपुर कहाँ पे? वो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। ठीक है, दूसरा इसमें फैक्ट है, भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीन साक्ष्य जो हैं वो हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द और चांदी आयात की जाती थी। कहाँ से? अफगानिस्तान से। तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा इसमें फैक्ट है, हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? वो कांस्य युगीन थी। कृषि कार्य हेतु यानी पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान और रत्न जो है वो कहाँ से आते थे? दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गांधार पाकिस्तान से मिले लौह उपकरण हैं जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास है। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार कहाँ से प्राप्त हुए? अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर बसंत सिंधे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल का उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी। कहाँ पे है? हिसार, हरियाणा में है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज
1963 में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की। राखीगढ़ी से प्राग हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी भारत का है। ठीक है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना क्या है? नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति, जो कांसे से निर्मित द्रविमोम यानी लॉस्ट वैक्स मेथड पर आधारित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का संबंध पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से है। ठीक है। तो ये जो द्रविमोम विधि है वो मतलब एक विधि होती थी जिससे हम कांसे की मूर्ति बनाते थे। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहीं से सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मिले। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। विश्व स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार क्या था? तो वो कृषि था। वे कपास उत्पादन में अग्रणी थे। अन्य फसल से भी वो परिचित थे, जैसे कि चावल है, गेहूं है, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द, जबकि यूनान के लोग कपास को एकोसिंडन यानी सिडोन के नाम से जानते थे, जो कि सिंधु से ही निकला एक शब्द है। ठीक है। तो ये आपका जो दूसरा चैप्टर था उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल देखी। इसके बाद हम वैदिक काल के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो तथ्य शामिल किए गए वो महत्वपूर्ण हैं। तो सिंधु सभ्यता के बारे में आपने सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। इससे रिलेटेड जो MCQ हैं वो आगे हम कराएंगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी होना चाहिए। जो फैक्ट हैं वो लगभग आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। चैप्टर नंबर 3 इसका हम देखते हैं, वैदिक काल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वो होता है ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है और वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय भी माना जाता है। 4 प्रकार के वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य तीनों वेदों के सम्मिलित संग्रह को क्या कहा जाएगा? वेद त्रयी कहा जाता है या त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है श्रुति? क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र होते थे वो सुन के ट्रांसफ़र होते थे, उस समय राइटिंग नहीं होती थी। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं जिनको क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद, ये सब क्या है? वेदांग है। ठीक है। तो ये जो पहला पूरा डिटेल एक फैक्ट था, इसमें काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे गए। जैसे वेद त्रयी के बारे में पूछा गया है, अपौरुषेय किसको कहा जाता है ये पूछा गया है, वेदों का जो होता है कि मतलब क्या होता है ये पूछा गया, संकलनकर्ता के बारे में पूछा गया है, जो वेद के अंग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं। और वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बताया। चलिए इसमें दूसरा फैक्ट देखते हैं। तो ऋग्वेद क्या है? तो वो सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में सुदास व भरत के मध्य हुए दशराज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10 मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, आश्कलायन और शाखायन और मांडूक्य। और इसी मांडूक्य उपनिषद से आपको सत्यमेव जयते के बारे में डिटेल मिलेगी। अभी आगे हम देखेंगे। चलिए, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। शाम शब्द का अर्थ है गान। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। इसमें 1810 छंद हैं, जिसमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है। 3 शाखाएं हैं सामवेद की। ये कौमुथी है, जैमिनी है और राणायनीय। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता, या आप कह सकते हैं सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद के लिए होता या होत्र कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। ठीक है। तो ये सामवेद के बारे में डिटेल थी। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ। यह लगभग 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख है। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुविलिम्पा और मितन्नी राजा मतियाऊ अजा के मध्य हुई संधि का उल्लेख है। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल में देवी देवताओं जैसे कि इंद्र है, मित्र है, वरुण, नाशत या अश्विनी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को क्या कहा जाता था? निष्क या निशाका कहा जाता था।
कुरीर एवं कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है, निष्क या निशाका, सुवर्ण तथा मशाका। ठीक है, निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मशाका जो है वो निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। दूसरा इसमें फैक्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी को किसको कहा गया, तो सरस्वती को। इन्हीं को माते तमा, देवी तमा नाम से, और सरस्वती को ही माते तमा यानी सबसे अच्छी माँ, देवी तमा यानी सबसे अच्छी देवी, एवं नदी तमा यानी सबसे अच्छी नदी कहा गया है। इसके अर्थ भी याद रखिएगा। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा गया है। सप्त सैंधो प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियों एवं सरस्वती नदी भी शामिल थी। महाभारत में सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था, लक्ष्वती नदी, वेद स्मृति, वेदमती आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, पुराणों की रचना किसने की, तो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उगश्रवा द्वारा की गई। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। नाम आपको याद होने चाहिए। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वैवर्त पुराण, ब्रह्मा पुराण, भागवत पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण और कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है, वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। तो यजुर्वेद मूलतः जो था वो कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ संबंधी विधि विधानों तथा मंत्रों का संकलन किया जाता है। यह गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में केवल पद, और कृष्ण यजुर्वेद ये दक्षिण भारत में, जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद मोनली 2 पार्ट में डिवाइड है। शुक्ल यजुर्वेद जो कि उत्तर भारत में यूज होता है और ये केवल किस में, पद्य में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो दक्षिण भारत में है, तो वो पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको अधर्यु कहा जाता था, और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दूसरा जो फैक्ट, कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन है। ये प्रश्न पूछा गया है। याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्म चर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम जबाली एवं उद्दालक श्वेतकेतु का व्याख्यान छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। इसको आप याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं। पुरुषमेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें जयदस्त्यम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा, विद्य आदि में अपनी बात कहने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन मिलता है। इसमें दूसरा फैक्ट फिर वैदिक काल लिखा हुआ है। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना गया है। ठीक है, इसे क्या कहा गया है, अघन्या, मतलब न मारे जाने योग्य। इसे एक और नाम से बुलाया गया है, उसको कहा गया है अष्टकर्णी, गलत टाइप हुआ, अष्टकर्णी भी कहा गया है, तथा गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। पणि नामक पशुओं की चोरी करने के जो पणि थे वो पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। जैसे कि धनी व्यक्ति अगर कोई है तो धनी व्यक्ति का मतलब उसको गोमत, राजा गोपति, समय को गोधूली, पुत्री को क्या कहा जाता था, दुहिता, ये सारे नाम दिए गए थे। नेक्स्ट इसमें है मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण किसमें आया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। उपनिषदों में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंध के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने क्या कहा है, उनको ब्रह्म ज्ञान कहा है उपनिषद को। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसके अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसमें कहा गया है, ये मुंडकोपनिषद में कहा गया है। तो ये सारे दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें फैक्ट है कि ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र शब्द का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है कि पुत्र के साथ उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष के अनुसार होती थी।
मौलिक रूप से 7 गोत्र माने गए हैं। कौन कौन से? तो वो कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। इन्हीं सारे गोत्रों से, मतलब उस समय ये माना जाता था कि सारे जो और लोग हैं ये आए हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था वैदिक काल के बारे में। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद फिर आपको मिलेगा बौद्ध और जैन धर्म, हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट लिखा है, महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा का दिन 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसको क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग को कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात बट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी यानी निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरा फैक्ट है इसमें, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व हुआ। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, दूसरा फैक्ट इसमें देखते हैं, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे, जहाँ सूकर माधव यानी सुअर का मांस खाने के कारण 483 BC में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवाज्रक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तन में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अंतिम वर्षाकाल कहाँ बिताई? तो वो वैशाली में बिताई। ठीक है, अब आपको महाविनिष्क्रमण और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है धर्म चक्र परिवर्तन, ये सारे शब्द के बारे में इनकी जो मीनिंग है ये पता होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, इसके नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। इनके 8 तत्व कौन कौन से हैं? तो वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक प्रवचनों को संग्रहित किया गया है और इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, तथा सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक की रचना तिस्य ने की, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। एक पैराग्राफ में सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये आपको सारे फैक्ट यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो मैं आपसे खैर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अगर यहाँ तक आप आ रहे हैं, देख ही रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं तत्कालीन प्रसिद्ध साधक थे। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने आलार कलाम से दीक्षा यानी शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त किया था, अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु कौन हैं? तो उदक रामपुत्र भी माने जाते हैं। तो बुद्ध के 2 गुरु थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता की। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया, तथा बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना बाद में होगी। यह संगीति अजातशत्रु हर्यक वंश के शासनकाल में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र या और बौद्धपीठ था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, जिसका कि टाइम पीरियड 450 to 470 ईस्वी को प्राप्त है। तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में इसको क्या किया? पूर्णतः नष्ट कर दिया था। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन या माध्यिका या शून्यवाद, इनका जो मत था, के प्रवर्तक हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? तो वो है माध्यिका कारिका है।
इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, ये गलत टाइप हुआ, सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रत्येक समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। शून्यवाद के अनुसार क्या है, इसका मतलब क्या है कि शून्यवाद के अनुसार परम तत्व को बुद्धि अथवा विचारों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, ये है शून्यवाद का मतलब। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन है, तो वो नागार्जुन है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी डिटेल पूरी देख लेते हैं कि अहिंसा का मतलब क्या होता है, सत्य का मतलब क्या होता है। तो अहिंसा का मतलब जीवों की हिंसा या हत्या न करना, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित न करना, आस्तेय का मतलब चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को वश में रखना। ये जैन धर्म की बात हो रही है। इसके बाद जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण जो ज्ञान था वो प्राप्त हुआ। फलतः ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर क्या कहलाए, केवलिन कहलाए। उन्हें जिन यानी विजेता, अहर्थ, पूज्य तथा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित भी कहा गया। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में यात्रक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व हुआ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पिता का नाम सिद्धार्थ, कुंड ग्राम के ये क्षत्रिय कुल के प्रधान, और वह माता जो थी इनकी त्रिशाला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया। क्यों दिया, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज प्राकृत थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जमाली थे, और बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन, तो वो महात्मा बुद्ध। अब यहाँ पे पूरी डिटेल इनके बारे में देख लेते हैं एक टेबल में कि इनका जन्म कब हुआ और सारी चीज़ें। तो इनका जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का ये 563 ईस्वी पूर्व। जन्मस्थल कहाँ पे इनका है, तो वो लुम्बिनी वन यानी कपिलवस्तु जो कि वर्तमान में नेपाल में है, रुम्बनदेही। पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका गोत्र क्या था, तो वो गौतम था। पालन पोषण किसने किया, तो पालन पोषण विमाता इनकी थी गौतमी प्रजापति, इन्होंने किया। विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ यशोधरा जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम इनके राहुल। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। इनका सारथी कौन था, तो वो था चन्ना। घोड़ा कौन था, तो उसका घोड़े का नाम क्या, कंथक। और इनके जो ध्यान गुरु थे वो आलार कलाम थे। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति का स्थल की अगर आप बात करेंगे तो वो गया में, बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के तट पर। और ये घटना कौन सी, तो इसको कहा जाता है संबोधि। बट वृक्ष, इसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया। स्थल कौन सा था, तो वो सारनाथ या ऋषिपत्तन था। 5 ब्राह्मणों यानी पंचवर्गीय को सर्वप्रथम उपदेश दिया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे उपदेश दिया। और शिष्य इनके थे आनंद व उपाली, पहले जो थे। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल राज्य। जीवनकांत 483 BC में 80 वर्ष की आयु में। दिन उस समय था वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कसिया गांव। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद ये सारी चीज़ें हुई। अब इनसे जीवन से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो घटना और चिन्ह एक बार मैच करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जन्म का मतलब कमल का फूल है। गृह त्याग का मतलब घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का मतलब पीपल का वृक्ष। और उसके बाद निर्वाण का मतलब पद चिन्ह हो गया। प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र। ठीक है, इसके बाद फिर 24वें जो तीर्थंकर महावीर स्वामी है, अभी तक तो हमने महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल देखी, अब महावीर स्वामी के बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम के निकट, वैशाली के निकट जो कि बिहार में ही है। पिता का नाम सिद्धार्थ, तो वज्र संघ के यानी कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के ये प्रधान थे। माता त्रिशाला लिच्छवी शासक चेटक की ये बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर, और पत्नी का नाम इनके यशोदा जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। ये आप याद रखिएगा, पूछा गया एक बार। पुत्री तो उनका नाम था प्रियदर्शना। दामाद इनके कौन थे, तो वो जमाली, इनके प्रथम विरोधी भी वही थे। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष। शिष्य की बात करेंगे तो मक्खली पुत्र घोषाल, आजीवक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने ही की थी, मक्खली पुत्र घोषाल ने। प्रथम शिष्य इनके कौन, तो वो जमाली जो कि इनके दामाद। और द्वितीय विरोधी इनके कौन, तो 30 गुप्त, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष।
गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्मन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुई और ज्ञान प्राप्ति का स्थल जम्बिग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रमुख उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया। प्रमुख उपाधि केवलिन यानी कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति जिसको होती है। जिन मतलब विजेता, निर्गंथ निग्रंथ मतलब बंधन रहित, आहर्त मतलब पूज्य। जीवन के अंत की बात करेंगे इनके तो पावापुरी राजगृह में 72 वर्ष की आयु में 468 BC में हस्तिपाल के यहाँ मल्लगढ़ राज के प्रधान थे, तो वहाँ पे ये हुआ। इसके बाद पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी तो 24वें थे। पार्श्वनाथ के बारे में भी हम डिटेल देख लेते हैं। तो इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ। पिता का नाम इनके अश्वसेन काशी के राजा थे। माता वामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती, जो कि कुश स्थल की राजकुमारी थी। इनसे कुछ विवरण देख लेते हैं। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद फिर महाजनपद काल के बारे में सारी डिटेल हम देखेंगे कि महाजनपद काल में क्या क्या जो लास्ट ईयर प्रश्न पूछेंगे वो क्या क्या है और सारी चीज़ें। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या लास्ट ईयर पूछी गई हैं और जो महत्वपूर्ण और भी एनसीईआरटी के फैक्ट हैं जो कि परीक्षाओं में आ सकते हैं वो भी देखते हैं। तो इसमें पहला जो फैक्ट दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध जो था वो सर्वाधिक शक्तिशाली था। क्यों शक्तिशाली था? क्योंकि यहाँ पे जो लोहा था उसकी खोज हो चुकी थी। जबकि अश्मक ही एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्र एवं मल्ल भी गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जबकि शेष में क्या था? वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। एक ही 3-4 लाइन में आपको सारे जो फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट इससे जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार टाइम पीरियड 544 से लेकर 492 BC में ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की। अतः उसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या ग्रीवराज थी। कालांतर में यह राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। इसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत के पांडु रोग यानी पीलिया रोग के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ठीक है, किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। अहिछत्र जिसको कि बरेली कहा जाता है इस समय उत्तरी पांचाल की राजधानी तथा कंपिल्य फर्रुखाबाद दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पांचाल प्रदेश में ही स्थित था। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी जनपद के अंतर्गत आता था। इन दोनों राज्यों को गंगा नदी अलग अलग करती थी। नेक्स्ट है इसमें मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के दिन अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन द्वारा राज्यारोहण हेतु ही की गई थी। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसके बारे में हम पहले ऊपर देख चुके हैं। कब हुआ, कौन अध्यक्ष था, किसके शासनकाल में हुआ, क्या हुआ, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें वो सब क्लियर हुआ। वैशाली बिहार में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। लिच्छवी वज्र संघ के प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है जो कि वज्र की राजधानी है। यहाँ का राजा कौन था? चेटक। महावीर की माता त्रिशाला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेलन्ना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया। वज्र संघ जो था वो 4 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वज्र संघ के अंतर्गत ही शामिल थे। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खननों के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। कनिंगम द्वारा 1861 में उत्तर प्रदेश में स्थित सहेत महत उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर स्थित है। मतलब वहीं पे इसकी पहचान श्रावस्ती के रूप में की गई है। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत को पराजित कर अवंती यानी मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक का टाइम पीरियड 394 से लेकर 396 BC तक का माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद को पुराणों में अपरो परशुराम यानी परशुराम का द्वितीय अवतार और सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, जबकि महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश यानी 354 से लेकर 329 ईस्वी तक का वर्चस्व स्थापित हुआ।
ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। अनुलंघित शासक एवं एकराट उसकी क्या थी, उपाधियां थीं। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। तो कपिलवस्तु के शाक्य हैं, सुषुमारगिरी के भग्ग हैं, अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और फिर पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश का प्रथम शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिवज्र यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने जो राजगृह राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। चेदी या चेती वंश के प्रसिद्ध शासक खारवेल कलिंग से संबंधित था, जो इस वंश का तृतीय शासक था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के विषय में हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में साक्ष्य मिलते हैं। महामेघवाहन कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था, इस कारण इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी सुक्तमुति या सोत्थिवती थी। शिशुनाग वंश का शासक कौन था, तो वो कालाशोक था। ये वंश है, कालाशोक था, जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसी संगीति यानी 383 ईस्वी में बौद्ध संघ दो पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन से, तो एक तो है स्थाविर और दूसरा है महासंधिक। ठीक है, कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दी। ठीक है, 16 महाजनपदों में अश्मक या अशक, जो दक्षिण भारत के नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली, और इसका प्राचीन नाम क्या होगा, तो वो प्रतिष्ठान थी। पोतन या पोटली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अश्मक एक राजतंत्रात्मक राज्य था, जिसकी स्थापना एक इक्ष्वाकु वंशीय शासक ने की थी। 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। मालवा महाजनपद, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में आएगा, प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य दो भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। बौद्ध ग्रंथ महावक जातक के अनुसार अवंती में चंड प्रदोट वंश का शासक था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख सघन वन के रूप में किया जाता है। इसके समीप मिश्रिक नामक स्थान पर महर्षि दधीची का आश्रम है। ठीक है, तो ये महाजनपद काल से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमने यहाँ पे देखे पूरे डिटेल में। तो इसके बाद हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट है, देखिए अगर मौर्य साम्राज्य की हम बात करें तो आपको मेनली जो है 3 शासक हैं जिनके बारे में डिटेल का मतलब अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसमें से पहला नाम जो आता है वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य का 324 टू 298 BC, और उसके बाद एक नाम आता है बिंदुसार जो कि 298 से लेकर 272 BC तक का, और उसके बाद अशोक जिसको कि अशोक महान कहा जाता है 273 से लेकर के 236 BC तक का। इन 3 के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इनका जो सोशियो कल्चरल और सारी चीज़ें थी वो अच्छी तरीके से देखना है। इसके बाद की अगर बात करें कि इनके बाद के जो राजाओं का क्रम रहा, एक बार पूछा गया है कि इनके बाद फिर अशोक के बाद कुणाल, फिर बंधुपलित, फिर इंद्रपलित, और उसके बाद फिर दशाने, दशरथ, संप्रति, शशिशूक और देववर्मन, और सबसे लास्ट में आता है बृहद्रथ। एक बार पूछा गया है कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। इसके बाद फिर शुंग वंश की नींव पड़ी, जो कि मतलब एक ब्राह्मण राजा था, उसने शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का क्या था, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। देखिए पाटलिपुत्र के बारे में ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाटलिपुत्र को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया और कब कब राजधानी गिरिब्रज से लेके पाटलिपुत्र ट्रांसफर हुई, किसने किसने करी है। देखिए प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं सारे जो कन्फ्यूजन के पॉइंट होते हैं यहीं पे पूछे जाते हैं कि जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अभी से उन सब चीज़ों को आप रिमूव करते रहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 BC में अपने गुरु विष्णुगुप्त, जिनका कि नाम क्या था, चाणक्य,
की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इसकी राजधानी कहाँ बनाई, तो पाटलिपुत्र में बनाई। एक कमेंट आप हमें करिएगा कि ऐसे कौन कौन से राजा रहे प्राचीन भारत में जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले से लिखिएगा कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाया, तो वो उदयन आ गया। उसके बाद फिर कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया एवं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। बौद्ध और जैन ग्रंथ में उसे क्या कहा गया, मौर्य छत्री कहा गया है। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त के बहुत सारे उपनाम हैं जो कि अलग अलग लोगों ने दिए हैं। जैसे कि जस्टिन ने उनको क्या कहा है, सैंड्रोकोट्स कहा है। और इसी जस्टिन ने एक फैक्ट पूछा गया एग्जामिनेशन कि मौर्य काल में श्वेत जूते पहने जाते थे, इन्हें कहा है। उसके बाद अगर प्लूटार्क की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त का इसने नामकरण किया है एंड्रोकोट्स। ठीक है, उसके बाद फिर पालीब्रोथस और अमित्रोचेट्स भी नाम किसका है, ये चंद्रगुप्त का ही है। और अमित्रघात भी नाम किसका, ये चंद्रगुप्त का ही है। J.A. फ्लीट ने ये नाम दिया था। तो कई बार नाम पूछे जाते हैं। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, इसके बाद दूसरा फैक्ट हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान की चंद्रगुप्त मौर्य से की। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रम से सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। अब सैंड्रोकोट्स किसने कहा और एंड्रोकोट्स किसने कहा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। ठीक है, तो दो नाम आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं जस्टिन और यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं क्या, प्लूटार्क। जबकि रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर चला गया, जहाँ 298 ईस्वी में BC में उपवास पद्धति द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार जो है 298 से लेके 273 BC तक सम्राट बना। यूनानियों ने इसे क्या कहा है, अमित्रचेट्स या अमित्रघाट या शत्रु विनाशक के नाम से कहा है इसको। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक विस्तृत था। विंसेंट के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार भी प्रमाणित होता है। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस को आक्रमणकारी सेना को 305 BC में परास्त किया था। उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया तथा दहेज में हेरात, कांधार, मकरान व काबुल यानी 4 प्रांत उसने दहेज में लिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, देखिए ये जो स्टेटमेंट है इनको याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आते हैं उनको कोट किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कनिंगम आदि विद्वानों को जाता है। शाहबाजगढ़ी और मानसहरा के बृहद शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत भेजा। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था 305 BC में पराजित कर दिया। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है, जबकि पाटलिपुत्र को समानांतर चतुर्भुज कहकर पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है तथा नगर के पदाधिकारियों को क्या कहा है, HT नमोई कहा गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार 298 से लेकर 273 BC के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अशोक को और एक बार सुसीम को भेजा। तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया। वायु पुराण में अशोक को भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में उसे राजबलिकथे या सिंहसेन कहा गया है। किसको, अशोक। इसके बाद सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से यह विख्यात है
और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख उसके मास्की यानी गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगोलम अभिलेखों में मिलता है। ये प्रश्न पूछा गया है। अशोक का आधिकारिक नाम क्या था? तो प्रियदर्शी या प्रियदर्शी था। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य का नाम उल्लिखित है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख कलिंग विजय सबसे बड़ा शिलालेख है, जबकि रोमन देई का जो अभिलेख है वो सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम किसको? जेम्स प्रिंसप को 1837 में प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर आप पूरा आर्ट और कल्चर के बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो शिलालेख क्या होते हैं, स्तंभलेख क्या होते हैं, और जो 13 शिलालेख अशोक के हैं उसमें पहले से लेकर 13वां तक की क्या क्या बातें लिखी गई हैं, तो उसके लिए आर्ट एंड कल्चर का एक सेशन हमारा पूरा है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। 1 या 1.5 घंटे का पूरा आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री को क्या कहा जाता था? समाहर्ता। कई बार पूछा गया है। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा देखभाल करता था, और सन्निधाता जो है वो राजकीय कोषाध्यक्ष तथा प्रदेष्टा जो था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। ठीक है, मौर्य काल में चोरी हेतु दंड स्वरूप मृत्यु दंड का प्रावधान था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2-3 नाम मिल गए याद करने के लिए, इनको अच्छी तरीके से कहीं नोट भी कर लीजिएगा। समाहर्ता, उसके बाद फिर अंतपाल, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा, व्यवहारिक। ठीक है, तो ये जो 4 नाम हैं, प्रदेष्टा मतलब फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, और व्यवहारिक जो है वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, सन्निधाता वो कोषाध्यक्ष का जो मालिक होगा, और अंतपाल मतलब जो सीमावर्ती दुर्ग थे उनकी देखभाल के लिए, और समाहर्ता मतलब क्या होता था? वो जो राजस्व होता था उसका एकत्रीकरण करता था। तो इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद है प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी था। इसी कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग यानी भू राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी तथा बलि को माफ कर दिया था। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से है, जो राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लेता है। ठीक है, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या था? सीताध्यक्ष था। तो ये जो नाम है इनको आप याद रखिएगा, प्रश्न लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं डायरेक्टली उनको मिला के। ठीक है, तो इसमें आपको 2-3-4 फैक्ट मिल गए कि जो भू राजस्व था यानी जो भाग था वो कितना था? वो 1/8 था। देखिए अगर आप वैदिक काल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो बलि था उसको 1/6 ही नॉर्मली, अधिकतर 1/6 ही रहा है, लेकिन कभी कभी वो घटाया गया है, कभी बढ़ाया गया, लेकिन सामान्यतः 1/6 भाग ही लिया जाता था। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है तो भाब्रू वैराट राजस्थान स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। ठीक है, अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, अशोक के द्वितीय एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका राज्यों की सूचना मिलती है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख जो है वो धम्म समारोह की चर्चा करता है तथा 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या से संबंधित है। इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है। ये प्रश्न पूछा गया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, तो वो राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है, प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे गए। इसमें मुख्यतः राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट, राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का राजत्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली के राजत्व सिद्धांत से अधिकांशतः रूपों में समानता रखता है। इस आधार पर उसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 150 प्रकरण तथा 600 श्लोक हैं। एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कितने अधिकरण, कितने प्रकरण और कितने श्लोक, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा इसको। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष 261 ईस्वी में
BC में कलिंग वर्तमान उड़ीसा पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। किससे? कलिंग युद्ध से। और कलिंग युद्ध की डिटेल कहाँ पे है तो वो 13वें शिलालेख में दी गई है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और देख लीजिए कि यहाँ पे आ गया कलिंग की राजधानी कहाँ पे? तोसली। तो अशोककालीन कुछ प्रांत हैं, उनके नाम आप देख लीजिए, प्रश्न एक बार पूछा गया है। तो एक तो था प्रासी प्रांत, ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ? तो वो पाटलिपुत्र। और उसके बाद फिर कलिंग जिसकी आपने राजधानी देखी तोसली। उसके बाद फिर दक्षिणापथ आएगा जिसकी राजधानी कहाँ होगी? सुवर्णगिरी। और फिर आएगा अवंतीरथ जिसकी राजधानी अवंती उज्जैनी या उज्जैन जो भी आप कहें। और उसके बाद पांचवा जो राज्य आएगा वो उत्तरापथ आएगा जिसकी राजधानी कहाँ? तक्षशिला। तो उत्तरापथ कहाँ पड़ेगा? वो जम्मू कश्मीर का एरिया, ये सारा पड़ेगा। तो ये पांचों प्रांत हैं, इनकी राजधानी एक बार पूछा गया है तो मैंने कहा यहाँ पे बताना जरूरी है इनको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, अशोक को बौद्ध भिक्षु विद्वान उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति या धर्म नीति का अंगीकार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। देखिए धम्म जो ये शब्द है ये धर्म का ही पाली भाषा का एक रूप है, ठीक है। सम्राट अशोक ने अपनी रानी कारुवाकी से अत्यधिक प्रभावित था। यह अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थी। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जिनका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना था। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों को संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। अशोक का धम्म राहुलोवाद सुर से प्रेरित था, ठीक है। इसके बाद इसमें मौर्योत्तर काल के बारे में सारी डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें एनसीईआरटी की समरी थी वो हमने ली और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने आपको सारे यहाँ पे डिस्कस किए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है मौर्योत्तर काल या मौर्योत्तर साम्राज्य। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्ट है डेरियस प्रथम से। तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम 522 से लेके 486 ईस्वी पूर्व फारसी साम्राज्य का संस्थापक कुरोस साइरस के बाद हखामनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। कौन? डेरियस प्रथम। सर्वप्रथम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना से रेगिस्तान तक था। पर्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था, ठीक है। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व के कारण इतिहासकार में उसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं। रोमन साम्राज्य की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति छत्रप व्यवस्था लागू की। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित तथा राजवैद्य चरक ने चरक संहिता की रचना की। ये दोनों जो है ना अश्वघोष और बुद्ध चरित, ठीक है, तो इन दोनों के नाम अश्वघोष और चरक इन दोनों का नाम आप याद रखिए। किसके ये राजकवि थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी बौद्ध संहिता में जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में अलग अलग डिवाइड हो गया था। और कनिष्क मतलब मैं बता ही देता हूँ, फोर्थ जो चौथी बौद्ध संहिता थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और उस समय राजा कौन था? तो कनिष्क के ही शासनकाल में ये सारा हुआ था और वहीं पे महायान और हीनयान में ये डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म। और कनिष्क जो था वो महायान शाखा का प्रवर्तक था या महायान शाखा को मानने वाला था। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 से लेकर 94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ से नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु कनिष्क असफल रहा। चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग करी थी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फैक्ट है तो ग्रेट सिल्क रूट। तो महान सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ कराने वाला जो शासक था वो कौन? कुषाण वंश का शासक कनिष्क ही था। मध्य एशिया से गुजरने वाला यह व्यापारिक मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में किया गया है, जिसके लेखक का पता नहीं है, लेखक अज्ञात है उसका, ठीक है।
कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक विस्तृत थीं। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में बिंदी पर्वत तक थी। पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैली हुई थी। भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण क्या है? वो गांधार शैली है। इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी इसमें कहते हैं उसको। इस कला की शैली की प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण दोनों शासक थे। गांधार कला को महायान धर्म में प्रोत्साहन मिला। इस शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। इनकी मूर्तियों में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है। ये गांधार शैली में ये किया गया है। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो हमने पहले ही डिस्कस किया, पेशावर या पुरुषपुर, और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क को कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया और यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को पेशावर ले गया था। फैक्ट है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो एक ये बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है और इसका काल जो है वो 100 ईस्वी पूर्व है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद यानी मिनांडर प्रथम और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न पूछा गया है। मिनांडर एवं नागसेन के मध्य हुए इस संवाद को मिनांडर के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकारने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ का संस्कृत रूप जो है वो नागसेन भिक्षु सूत्र है। किसका? ये जो नाम है नागसेन भिक्षु सूत्र, ये किसका नाम है? तो ये मिलिंद पन्हो का संस्कृत रूप है। और मिलिंद पन्हो किस लैंग्वेज में है? तो वो पाली लैंग्वेज में। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली की प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। इसका उत्कीर्णन रुद्रदामन 130 से लेकर 150 ईस्वी द्वारा कराया गया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील जो कि गुजरात में है का जीर्णोद्धार कराया, जो मौर्य काल में निर्मित की गई थी। इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। ठीक है। इसके बाद जूनागढ़ गिरनार जो शिलालेख है का संबंध शक क्षत्रप रुद्रदामन से है। वह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, जो कि टाइम पीरियड वही 150 के ईस्वी के आसपास का है। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिणापथ स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, तो भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक को 2 बार पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। रुद्रदामन के शासक में उज्जैनी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का आरंभ कहाँ से हुआ? सातवाहन शासकों ने ही किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। जबकि उन्होंने अधिकतर जो भूमिदान वो बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश को आंध्र भरत भी कहा गया है। प्रतिष्ठान या पैठन इस वंश की राजधानी थी। इसकी राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि क्या थी? वो ब्राह्मी थी। शीशे के सिक्के प्रचलित कराने वाला प्रथम वंश कौन है? तो सातवाहन वंश है। ठीक है। तो जो कर मुक्त ग्राम देने की एक अवधारणा थी, उसके लिए भी प्रथम अगर बात आएगी तो कौन होगा? वो सातवाहन वंश ही आएगा। और शीशे के सिक्के चलाने की जब बात आएगी तो वो भी सातवाहन वंश ही आएगा। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक विम कडफिसस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए। कई बार ये फैक्ट पूछा गया है। जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल की प्राप्त होती है। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकन प्रचलन कराया, तो वो इंडो ग्रीक शासक थे। ठीक है। राजा खारवेल कलिंग जो कि उड़ीसा में है के चेदी वंश महामेघवाहन के महानतम शासक थे। इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती है, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है। तो खारवेल के बारे में प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं और हाथी गुम्फा अभिलेख उससे रिलेटेड है। तो सारी जो जानकारी मिली वो इसी अभिलेख से मिली है राजा खारवेल के बारे में। तो ये पूरा डिटेल था। इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे गुप्त और गुप्तोत्तर युग। तो हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल देखी। उसके बाद फिर जो मौर्योत्तर साम्राज्य या मौर्योत्तर काल है उसके बारे में सारी डिटेल देखी। अब हम यहाँ पे देखते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर युग। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर युग, इसके बारे में हम फैक्ट देखते हैं कि एनसीईआरटी से कौन कौन सी फैक्ट उनकी समरी है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट दिया गया है, तो गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? तो वो श्रीगुप्त ने करी 240 से 280 ईस्वी
में, और जिसे आदिराज के नाम से भी संबोधित किया जाता था, उसने महाराज की भी उपाधि धारण की। जबकि गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। 319 से लेकर 350 ईस्वी को माना जाता है। यह गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत प्रारंभ किया जो कि 319-320 एडी माना जाता है। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। उसने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सिक्कों पर कुमार देवी की छवि तथा पृष्ठ भाग पर सिंहवानी देवी दुर्गा की आकृति बनवाई थी। उसके बाद है लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। चीनी स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार में भेजा था और साथ ही अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए। अनुमति मिलने के पश्चात उसने बोधि वृक्ष के निकट लंका को बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण कराया था। ठीक है, किसने कराया था, तो राजा मेघवर्मन ने। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 एडी ने पश्चिमी भारत उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र तृतीय को पराजित किया। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तथा सकारी की उपाधि धारण की। इसी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, किसने चांदी के सिक्के चलवाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड 335 से 375। अशोक द्वारा निर्मित यह अभिलेख जो है वो कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में अकबर ने स्थापित कराया था। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। किस स्तंभ की बात हो रही, तो इलाहाबाद का स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, जिसका अर्थ क्या होता है, तो वो पराक्रम का सूर्य। इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां कौन कौन सी हैं, तो विक्रमांक है, परम भागवत है। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी जाना जाता है। किसको, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता के साथ साथ एक योग्य और कुशल प्रशासक भी था। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद है गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत के प्रति प्रेम का सूचक है। इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। अपनी विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, हरिशेन की है। और हरिशेन कौन था, तो समुद्रगुप्त के शासन काल में एक कवि था। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य प्रसार की नीतियों से प्रभावित होकर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ महोदय ने अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। आर्यावर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। समुद्रगुप्त की विजय नीतियों में परिचारिकाकृत नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह तथा कन्योपायन की नीति थी। ये सारी नीति, इनका मतलब होता है, आगे उसको डिस्कस करेंगे हम। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूप्यक या रूपक का नाम दिया गया था। इन्हें जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने पहले से प्रचलित शक मुद्राओं की भांति अपनी रजत मुद्राओं को भी उत्कीर्ण कराया। गुप्त काल के राजाओं के अभिलेख जो थे वो स्वर्ण मुद्राओं को उनको दीनार कहा जाता था। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के बयाना, भरतपुर, राजस्थान से प्राप्त हुए। छपड़क फलित ज्योतिष के विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों की प्रसिद्धि रही है। 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। उत्कृष्टता का क्रम इस प्रकार है, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, कालिदास का, ये ऑर्डर याद रखिएगा। फिर धन्वंतरी, फिर बराहमिहिर, फिर अमर सिंह, फिर शंकु, फिर छपड़क, फिर वरुरुचि, बेताल भट्ट और घटकरपर। तो ये नाम आप याद रखिएगा 9 रत्नों में चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। ये गलत टाइप हुआ है। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था, तो कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कालिदास के प्रमुख जो काव्य ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। और इनके जो नाटक है ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने 1789 में किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है।
गुप्त काल में पाटलिपुत्र, मथुरा जैसे प्रमुख नगर भी क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा की घाटी में जो नगर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया। गंगा घाटी में अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो वो संस्कृत थी। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। संस्कृत इस काल की राजभाषा बनी रही। शतरंज उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो 4 खिलाड़ियों वाले चतुरंग नामक युद्ध खेल में रूप में विकसित हुआ। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है। गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भी भारत में हुआ। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है, गलत टाइप है, 510 AD में प्राप्त होता है। तो और ये भानुगुप्त के अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें गोपराज सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। एरण नामक ऐतिहासिक स्थान पर मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, पहला अभिलेख है। पहली कोई भी चीज़ होती है तो महत्वपूर्ण होती है, आप जानते हैं। इसके बाद भीनमाल प्राचीन काल में गुजरात राज्य की राजधानी थी। ह्वेनसांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया। उसने भीनमाल की यात्रा की। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। इसके यात्रा का विवरण सीयूकी कहा गया है, या सीयूकी में उसके यात्रा का विवरण दिया गया। किसके? ह्वेनसांग के। एक दो बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि उसकी बुक का नाम क्या था। नेक्स्ट है इसमें कि 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों को बनाने का प्रसिद्ध एक केंद्र था। वारंगल का किला सन 1199 में बनना प्रारंभ हुआ था, और जिसकी नींव किसने रखी थी? तो राजा गणपति ने डाली थी, और सन 1261 में रुद्रमा देवी द्वारा ये पूर्ण कराया गया था। वारंगल 12वीं सदी में काकतियों की राजधानी था। काकतियों के शासनकाल में वारंगल में हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा अत्यधिक उन्नति हुई। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो वो कन्नौज थी। इस वंश के प्रमुख शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और ग्रह वर्मा थे। कन्नौज का प्रथम मौखरी जो वंश का सामंत था वो हरिवर्मा, उसने 510 ईस्वी तक शासन किया। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? तो हुणों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाया था इसने। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। इसका जो शासनकाल रहा वो 609 से लेकर 642 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को भौगोलिक तथा भूमि संबंधी विवरण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुस्तपाल कहा जाता था। ठीक है, बाणभट्ट की कृति है हर्षचरित और कल्हण की कृति रजत रंगणी में हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं मिलती हैं। ह्वेनसांग ने हर्ष को क्या कहा? तो शिलादित्य कहा। बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों एवं उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया है। हर्ष ने कौन कौन सी जो नाटकों की रचना की है? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये नाटकों की रचना किसने की है? हर्ष ने की है। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, हमारा दिमाग जो है अक्सर बाणभट्ट की तरफ चला जाता है, लेकिन हर्ष की ये 3 किताबें आप याद रखिएगा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इन जो नाटकों की रचना किसने की है? तो वो हर्ष ने की है। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी तथा नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया। उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि कहा गया। किसको? ह्वेनसांग के बारे में ये सारी डिटेल है। ठीक है, तो ये पूरा गुप्त और गुप्तोत्तर युग से महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे दक्षिण भारत यानी चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं साउथ इंडिया से रिलेटेड या साउथ इंडिया के जो शासन से रिलेटेड, वहाँ के जो कल्चरल इवेंट से रिलेटेड, तो वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट है कि चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था तथा पांड्य राजा के पूर्वोत्तर में स्थित था। कारिकाल ने उरैयूर तिरुचिरापल्ली को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उरैयूर सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। कालांतर में चोल शासकों ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की उसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो अज्ञात सीधा सा उसका आंसर है। सन 850 में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित कर चोल साम्राज्य की स्थापना की। वह पहले पल्लवों का ही सामंत था।
इसने पांड्य की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। लगभग 21 वर्ष यानी 871 ईस्वी तक शासन किया तथा निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर बनवाया और उरैयूर के स्थान पर तंजौर यानी तंजावुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। किसने? विजयालय ने। राजराज प्रथम ने एक नौसेना के साथ सिंघल द्वीप या सीलोन की ओर अग्रसर हुआ। राजराज प्रथम के साथ युद्ध में सिंघल नरेश महेंद्र पंचम पराजित हुआ। चोल सेना ने अनुराधापुरम को ध्वस्त कर दिया तथा सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। इसे मुंडी चोल मंडलम का नाम दिया गया। राजराज ने अनुराधापुरम के स्थान पर पोल्लेनूरो को अपनी राजधानी बनाया। इसका नाम जो है वो जयनाथ मंडलम रखा। ठीक है, तो ये जो नाम है थोड़े टफ है, तो इनको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, लिख के याद रखिएगा। इसके बाद है चोल के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का एक विस्तृत विवरण उत्तर मेरूर के लेखों में मिलता है। चोल शासन अपने कुशल स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ प्रत्येक ग्राम की अपनी एक सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रणों से मुक्त रहते हुए स्वतंत्र रहकर एक स्वायत्त शासी ग्रामीण शासन का संचालन करती थी। अब ये इस यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि चोल का जो एक ग्राम प्रशासन था वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। राज प्रथम टाइम पीरियड 985 टू 1014 AD ने मालदीव द्वीपों पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने सिंघल द्वीप के उत्तरी भागों पर अधिकार कर उसने जगन्नाथ चोल की उपाधि धारण की। इसने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है बृहदेश्वर मंदिर के बारे में फैक्ट, किसने बनवाया था। तो संगम युगीन साहित्यों से तत्कालीन चोल शासक कारिकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद चोल राजा कुलोतुंग प्रथम टाइम पीरियड 1070 से 1122 AD तक का ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी तथा सिंघल के राजकुमार वीरुरोमल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। इस घटना की जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है। चोल अभिलेखों में कुलोतुंग प्रथम को शुंग मध्यवर्ती कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि करों को हटाने वाला। चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल को 1077 ईस्वी में चीन भेजा था। किसने? कुलोतुंग प्रथम ने। इसके बाद ये चोल स्थापत्य गलत टाइप हुआ है। चोल स्थापत्य में उत्कृष्ट प्रमाण में तमिलनाडु के तंजौर में स्थित शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर तमिल भाषा में, ये नाम बृहदेश्वर मंदिर तमिल भाषा में है, के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश में विशाल मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह विश्व में प्रथम तथा एकमात्र मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। इसके बाद प्राचीन संगम काल में संगम ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं जिसे संगम साहित्य कहा गया है। इसमें चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव का विवरण मिलता है, जबकि कदम्ब राजवंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। महत्वपूर्ण है। संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा के बारे में बताया गया है। राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को पुरम कहा जाता था। ठीक है, इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, चोल काल के राजा प्रायः अपने शासनकाल में युवराज का चुनाव कर लेते थे जो उसके बाद का उत्तराधिकारी बनता था। संगम काल के तीनों राज्यों में सबसे संपन्न चोलों का राज्य था। चोल कालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था और मंडलम को कोट्टम यानी कमिश्नरी में और कोट्टम को नाडु यानी जिले में और प्रत्येक नाडु को कई कुर्मों यानी ग्राम समूहों में विभक्त किया गया था। ये नाम याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है इससे। इसके बाद है चोल राजाओं ने एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया। तो चोल के पास ये अश्व है, गज है और पैदल सैनिकों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी। सेना के कप्तान को क्या कहा जाता था? एनाडी कहा जाता था। और सेना की अग्र टुकड़ी जो होती थी वो तुसी और पिछली टुकड़ी को कुले कहलाती थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल द्वीप, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। चालुक्य के शासनकाल में महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अच्छी थी क्योंकि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य शासक विजयादित्य, इनका टाइम पीरियड 696 से लेकर 735 AD
के भाई जो थे चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका द्वारा लिखवाए गए ताम्रपत्र से उसके कुशल शासन के विवरण प्राप्त होते हैं। पुलकेशिन द्वितीय टाइम पीरियड 609 से लेकर 642 चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके विषय में ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन जो कवि थे रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सत्याश्रय विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इससे कई बार लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद है चोल शासक राजेंद्र प्रथम के शासनकाल जो था वो 1012 से लेकर 1044 एडी तक रहा। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी 1025 से 26 में सोमनाथ अभियान किया तथा सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। ठीक है। और कार्यकाल ने चोलों की तटीय राजधानी पुहार, अभी जिसको हम कावेरीपट्टनम के नाम से जानते हैं, की स्थापना की। इसने संपूर्ण तमिल प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। कार्यकाल को जले हुए पैरों वाला कार्यकाल का अर्थ कहा जाता था। इसने वणी नामक स्थान पर बिल्लरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ग्रैंड एनीकुट यानी कल्लानाई कार्यकाल द्वारा बनवाया गया, जो विश्व का सबसे प्राचीन जलमोड़ या पानी नियामक संरचनाओं में से एक माना जाता। इसके बाद पल्लव शासक नरसिंह वर्मन टाइम पीरियड 630 से लेकर 668 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर चालुक्यों के पश्चिमी भारत की ओर विस्थापित होने को मजबूर कर दिया। नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंड की उपाधि धारण की। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 6वीं शताब्दी में बीजापुर जिले में स्थित वातापी, जिसका आधुनिक नाम क्या है, वादामी नामक प्राचीन नगर पर चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था 535 से 567। इसके उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम ने पूर्ण पराक्रम, सत्याश्रय आदि उपाधियां धारण की थी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट फैक्ट है, ये यहाँ पे राजेंद्र प्रथम टाइप। राजेंद्र प्रथम जो कि टाइम पीरियड 1014 ईस्वी का काल चोल वंश के चरमोत्कर्ष का काल था। 1014 में चोल राजवंश सिंहासन पर बैठा। और इसकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो त्रिवालंगाड़ू और कारवाई, ये 2 अभिलेखों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की जो खाड़ी थी उसको चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। क्यों? तो बंगाल की खाड़ी जो थी वो चोलों की शक्तिशाली नौसेना के कारण ही चोलों की झील बन गई थी। ठीक है। इसके बाद प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य शिल्पाधिकारम, ये द है, के लेखक तो इल्गो और डिगल, यहाँ पे ये होना चाहिए अदिगल। ठीक है, या अडिगल या अदिगल जो भी है। यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है नूपुर की कहानी। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका जो लेखक है वो चोल नरेश कारिकल का पौत्र था। कोवलन और कणग्गी क्रम से इस महाकाव्य के नायक और नायिका हैं। इस महाकाव्य के जो नायक और नायिका हैं, यह महाकाव्य जो है, अब इसमें 2-3 चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे पुहार काडम, मदुरै काडम और वंजी काडम 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन भागों में चोल, पांडे और चेर राज्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर जो है वो 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि माउंट आबू में सिरोही राजस्थान में स्थित है, जिसमें मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृति बनी हुई है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। 1022 से 1069 तक का टाइम पीरियड भीमदेव प्रथम का है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो विमल विशाही मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। इसके बाद उत्तर मेरू शिलालेख से चोल शासक परांतक प्रथम के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। चोल शासक परांतक ने पांड्य शासक से मदुरा जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम के उत्तर मेरू लेख से चोलों के स्थानीय शासन की हमें जानकारी मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दक्षिण भारत के इतिहास से, तो हमने यहाँ पे पूरे डिस्कस किए जो कि एनसीईआरटी के फैक्ट के रूप में थे, और जो चीज़ें आई एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने आपको बताई हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पे इनको भी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट दिया गया है वो कर्म का सिद्धांत क्या है, तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम क्या है, मीमांसा है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे।
जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जबकि जैमिनी ने मीमांस दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। मीमांस दर्शन में भारतवर्ष के धर्म तथा वर्णाश्रम व्यवस्था आदि के विचारों का वर्णन है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके सारे प्रश्न लगभग जो आएंगे वो एग्जामिनेशन में इससे हो जाएंगे, आगे नहीं निकलना चाहिए। दूसरे फैक्ट की तरफ देखते हैं। तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक अक्षपाद गौतम ने किया था। न्याय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तर्क या निर्णय होता है। वात्सायन ने न्याय को समस्त विधाओं का दीप कहा है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन की भांति ही न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्चय की सिद्धि बताई गई है। आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता थे, जिन्होंने उपनिषदों वेदांत सूत्रों पर टीकाएं लिखी तथा अद्वैतवाद का समर्थन किया। इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की और इन 4 मठों के आपको नाम याद पता होने चाहिए। तो बद्रिकाश्रम है, श्रृंगेरी पीठ है, द्वारिका पीठ है और शारदा पीठ है। ठीक है। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य जो है वो क्या कहलाता है, तो वो शारीरिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारतीय दर्शन का मुख्य विषय क्या है, तो वो मोक्ष है, जिसका अर्थ क्या है, तो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। मोक्ष का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ किया गया, तो वो उपनिषद में किया गया। और सांख्य की व्युत्पत्ति जो है वो संख्या शब्द से हुई है। इससे सर्वाधिक प्राचीन दर्शन माना जाता है। ईस्वी के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत कहा जाता था। ठीक है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन यानी तत्व पर आधारित ज्ञान का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समाज नामक ग्रंथों की रचना की। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया। इन्हें अनीश्वरवादी भी माना जाता है, लेकिन गीता में इन्हें क्या कहा गया है, श्रेष्ठ मुनि के नाम से कहा गया है। चार्वाक दर्शन को क्या कहा गया, लोकायत भी कहा जाता है। और यह भौतिकवादी दर्शन है। इसके प्रवर्तक तो चार्वाक थे। इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे संबंध को महत्व दिया गया है। यह दर्शन वेद ब्रह्म भी कहलाता है। चार्वाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये 4 ही तत्व सृष्टि का मूल कारण है। ठीक है। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये 4 तत्व चार्वाक के हिसाब से ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये कुछ भारतीय दर्शन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जिनसे कई बार मतलब प्रश्न मैच करने के लिए पूछे गए हैं कि जो न्याय किसका है, मीमांसा किसका है और शंकराचार्य किससे रिलेटेड हैं, या और भी जैसे सारी चीज़ें हैं कि यह पूछ लिया जाता है कि वेदांत से रिलेटेड कौन है, मीमांसा से रिलेटेड कौन है, वैशेषिक से रिलेटेड कौन है, या आपको शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल देके पूछा जाएगा कि कौन अद्वैत है, कौन द्वैत है, कौन द्वैताद्वैत है। इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद हम कला और व संस्कृति, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, इसका ये लास्ट चैप्टर होगा जो एंशिएंट हिस्ट्री है पूरी। ठीक है। तो 1 बाय 1 इसके भी सारे प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट दिया गया है, तो पंचायतन मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली है। इसके नाम से ही इसकी जो नाम की उत्पत्ति है वो संस्कृत शब्द पंच यानी 5 और आयतन यानी मुक्त से हुआ है, जिसमें मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देवता या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों ओर निर्मित गौण मंदिरों में 4 अन्य अनुचर देवता भी रखे जाते थे। इस शैली का उदाहरण कहाँ कहाँ पे, तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर और उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। इसके बाद चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। हमने ऊपर देखा ही कनिष्क ने किया। ये बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा शैली कौन सी थी, यूनानी रोमन थी। इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। गांधार कला के जो चित्रों में वस्त्रों और शारीरिक बनावट की सूक्ष्मता से अंकन किया गया है, जो इसे त्रिविमीय यानी 3D स्वरूप प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक किसने कराया, कृष्ण प्रथम ने कराया था और इसका वर्णन बड़ौदा अभिलेख में किया गया है। कैलाशनाथ का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा में ही स्थित है और यह प्राचीन हिंदू मंदिरों में चट्टानों द्वारा निर्मित सबसे विशाल मंदिर है। ठीक है। 11वीं-12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा निर्मित अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला के साक्ष्य जो है वो पुडुकोट्टी जिले से प्राप्त होते हैं। चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में अनेक भव्य मंदिर बनवाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी संकल्पना प्रसिद्ध वास्तुकार सोम वर्मा ने की थी। ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा।
या कहीं कहीं ये साम वर्मा भी लिखा होता है, कहीं कहीं सोम वर्मा भी लिखा होता है। यूनेस्को द्वारा 1987 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पे 34 गुफाएं हैं। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म की मंदिर बने हुए हैं। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 1 से लेकर 12 तक की वो बौद्ध हैं, और 17 हिंदू गुफाएं हैं, गुफा संख्या 3 से लेकर 29, और 5 जैन गुफाएं हैं जो कि 30 से लेकर 40, ठीक है, ये सॉरी 35 से लेकर 40। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। इसके बाद महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का जो निर्माण है वो पल्लव शासकों द्वारा कराया गया। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर पर निर्मित है। यह एक शिला में स्थित मंदिर है जो एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसमें जो प्रमुख रथ कौन कौन से हैं तो नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ तथा प्रवेश रथ। इन 7 रथों को क्या कहा जाता है? सप्त पैगोडा कहा जाता है। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम जिसको कहते हैं, निर्मित सभी स्मारकों का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल में घोषित कर लिया था। ठीक है, तो सप्त, एक बार प्रश्न पूछा गया कि 7 रथों को मिलकर क्या बना है? सप्त पैगोडा, इसीलिए इसका नाम बना है। सब जो 7 रथ हैं इनका आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन से, और इसमें से सबसे बड़ा रथ कौन सा है, सबसे छोटा रथ कौन सा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद कांची, जो कि तमिलनाडु में है, स्थित कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को दर्शाता है। मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव के नृत्य को दर्शाया गया है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ तथा मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन तृतीय ने पूर्ण कराया। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान हरिहर यानी भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप भुवनेश्वर तथा उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में जजाति केसरी द्वारा कराया गया। लिंगराज मंदिर के पास बिंदु सागर सरोवर स्थित है। ये इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली की में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर पंपापति तथा श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण लोक महादेवी यानी विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी द्वारा कांचीपुर के पल्लवों द्वारा विक्रमादित्य द्वितीय के विजय प्राप्ति के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो वो गुंड थे, जिसे त्रिभुवनाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है, जो शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं तथा हिंदू धर्म यानी शैव से संबंधित हैं। एलिफेंटा की गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय बने थे। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्य का है। और सांची का मुख्य स्तूप जो है मूलतः सम्राट अशोक ने कराया 3री शताब्दी में। शुंग काल में पुष्पमित्र शुंग ने इसको नष्ट कर दिया और उसके बाद उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनः निर्मित कराया। यह स्मारक 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है, कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित एहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और मंत्री रवि कीर्ति द्वारा रचित है। इस शिलालेख में पुलकेशिन के हर्षवर्धन पर विजय और उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसे प्राचीन कन्नड़ लिपि का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नागर शैली में निर्मित जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है, जिसका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा कराया गया है। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। हिंदुओं के 4 धाम में एक जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक रथ यात्रा उत्सव जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद अंकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंपूचिया यानी कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपनी राजधानी यशोधरापुरम यानी वर्तमान में अंगकोर में कराया था। मेकांग नदी के समीप सिमरिप शहर में बना यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को वर्ष 1983 में कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया। किसको? अंकोरवाट का जो विष्णु मंदिर है। इसमें नेक्स्ट फैक्ट है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला क्या है? तो एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है।
श्वेत सरोवर के कारण इसका नाम जो है वो बेलगोला और पुनः श्रवण बेलगोला पड़ा, जहाँ प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की एक बृहद एकाश्मक यानी एक पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने करवाया था। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी स्थापित किए और उनमें मठाधीशों की नियुक्ति की, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाने लगे। स्मार्त संप्रदाय में शंकराचार्य शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंने वेदांत का भी प्रसार किया है। इसके बाद भास्कराचार्य एक भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय गणना दशमलव के 9 स्थानों तक परिशुद्ध रूप से ज्ञात की थी। उन्होंने सन 1150 सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय नामक 4 भाग थे। भारत सरकार की ओर से लीलावती पुस्तक गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। सॉरी, लीलावती पुरस्कार की बात हो रही थी, वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद कांसे से निर्मित शिव का जो नर्तक स्वरूप चिदम्बरम, तमिलनाडु स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश ने किया था, जो कांसे की बनी हुई थी। और नटराज 2 शब्दों के समावेश मिलकर बना हुआ है। तो पहला तो है वो नट यानी कला और दूसरा है राज। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये जो प्राचीन भारत का इतिहास था, इसकी एनसीईआरटी की समरी थी, वो हमने समाप्त की। इसको अध्यायवार समाप्त किया। इसका प्रैक्टिस 1-2 बार करिएगा। इसका रिवीजन आप मुश्किल से 1 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि 45 या 50 पेज के आसपास इसमें पूरे दिए गए हैं। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए अगर अच्छा लग रहा है तो। बाकी अगर आपके कोई सजेशन है, कुछ सुझाव हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।